हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। मैंने प्रीवियस वीडियोस में एटम्स एंड डुअल नेचर कवर करा दिया है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, एंड PYQs भी सॉल्व कराए हैं। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पे आपका सिलेबस है, एक बार प्लीज गो थ्रू इट। यहाँ पे बहुत कम टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, तो फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो, एटम्स चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे रदरफोर्ड और बोहर ने अपना पूरा जी जान लगा दिया न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। उन्होंने डिस्कवरी करी उसकी, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस को और अच्छे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसको उसकी रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, जैसे आपका घर है, आपके घर में जो भी लोग रहते हैं आप उन्हें फैमिली मेंबर्स कहते हो, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है ना उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। देखो कैसे, सबसे बेसिक कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया जो चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटॉन्स, इसका सिंबल P होता है, एंड न्यूट्रॉन्स N। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इनका मास होता है 1.007 U, एंड U एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इसकी कन्वर्जन क्या होती है। अभी तक के लिए बस ये याद रखो कि U एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। मास 1.009 U। U फिर से क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी तक हमने देखा कि न्यूक्लियॉन्स में दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। इन दोनों के मास देखे, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का एक न्यूक्लियर नोटेशन होता है, उस न्यूक्लियर नोटेशन में क्या चीज होती है देखते हैं। ये न्यूक्लियर नोटेशन है, सबसे पहले एक्स। एक्स मतलब होता है केमिकल सिंबल, जैसे कार्बन के लिए C यूज होगा, ऑक्सीजन के लिए O यूज होगा। कोई भी एटम है उसका क्या होगा? एक केमिकल सिंबल होगा। यहाँ पे जो चीज लिखी होगी Z। Z होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि भाई उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स नहीं, सिर्फ प्रोटॉन्स, है ना। दो चीजें थी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन्स Z होते हैं और वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है A। A का मतलब क्या है? मास नंबर। मास नंबर मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स, पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स A होते हैं, वो मेंशन करते हैं, उसी को ही हम मास नंबर कहते हैं। एंड Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। इस पूरे के पूरे नोटेशन में कहीं पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं मेंशन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? N क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z। A हमारा पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स थे, उसमें से अगर हम प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारी न्यूक्लियर नोटेशन कैसा है? सबसे पहले केमिकल सिंबल है, उसके नीचे क्या लिखा होता है? Z, विच इज एटॉमिक नंबर, विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? A होता है मास नंबर। मास नंबर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? A को Z में से माइनस करके। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, देखो। सबसे पहले कार्बन, ये कैसे लिखा हुआ है? C मतलब C, कार्बन, उसका सिंबल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? ये Z हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ऊपर कितना लिखा है? 12। 12 का मतलब क्या हो गया? A का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर इसको हम और क्या चीज कहते हैं? मास नंबर। और Z को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां से अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे? A माइनस Z, 12 माइनस 6 विच इज 6। इस केस में Z एंड
n सेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल आ रहे हैं, बट जनरली जरूरी नहीं है कि हर केस में हर एटम के लिए सेम हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे मत समझना कि जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम 92 एंड 238 लिखा है, तो फटाफट बताओ 92 का क्या होगा, Z विच विल बी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड 238 विल बी ए क्या होगा, मास नंबर। और अगर हमें इसमें से n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, a में से z को माइनस कर देंगे, 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है भी 146, इसको माइनस करेंगे तो 238 माइनस 92 इज इक्वल टू 146, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली हीलियम के लिए करते हैं, हीलियम का सिंबल He, यहाँ क्या है 2 एंड 4, 2 क्या हो गया Z एंड 4 कितना हो गया A, n निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A माइनस Z, 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इस केस में, यूरेनियम के केस में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे ना, हीलियम में इक्वल है, कार्बन में इक्वल है, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में इक्वल होंगे। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A में से Z को माइनस करके। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एटम्स पे हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, तो उसके रिजल्ट में उसका जो प्रोडक्ट आया वो कार्बन एटम्स आए, और उसके अलावा क्या आया, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बेरिलियम एटम्स पे क्या बॉम्बार्ड किया, या फिर अल्फा पार्टिकल्स को कौन से एटम पे बॉम्बार्ड किया, सो दैट जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा, इसके अंदर और कुछ नहीं। एंड ये न्यूट्रॉन्स ही एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स ने उनकी एक्सप्लेनेशन दी कि आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है इस टॉपिक में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अप वी हैव एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन। इसको याद करना है, ये डेफिनेशन है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे, दैट एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का जितना भी मास होता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारी क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड उसके बाद ये किलोग्राम में इसकी कन्वर्जन है, एंड ये ईवी में कन्वर्जन है, एनर्जी यूनिट्स में, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं। उसके बाद ये मैंने टेबल लगाया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न करना है, ठीक है ना। वैसे तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता इन सब का, क्योंकि अगर होगा भी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ये कन्वर्जन्स। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब आता है हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हम मल्टीपल टाइम्स हर न्यूमेरिकल में ही ऑलमोस्ट यूज करेंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या है ये कन्वर्जन, एनर्जी यूनिट्स का कन्वर्जन है, ठीक है। 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। हम जब मास डिफेक्ट निकालेंगे, उसके बाद जब हम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, तो उसमें हम इस कन्वर्जन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, एंड स्टार मार्क कर लो कि आपको लर्न करना है ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो अभी हमने न्यूक्लियर की नोटेशन पढ़ी है कि न्यूक्लियर, एक किसी भी न्यूक्लियस को डिनोट, उसका कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस है, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो क्या होते हैं ये, सबसे पहले ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, यस। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक। सेम Z, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम Z एंड डिफरेंट मास नंबर। मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, ठीक है। सो सेम Z विद डिफरेंट मास नंबर, मतलब A उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इनके 3 आइसोटोप्स हैं। आप
फॉर एग्जाम पर्पस आप कोई भी एक लर्न कर लेना, ठीक है। अगर 2 मार्कर आ गया तो डेफिनेशन पूछेगा आपसे और आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो किसी का भी एक लर्न कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। देखो तीनों एलिमेंट सेम है, एच एच एच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ जेड 1 1 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ये A1 1 है, A2 2 है एंड A3 क्या है 3। सेम एटॉमिक नंबर, सेम Z बट डिफरेंट मास नंबर। सिमिलरली कार्बन का देखते हैं, कार्बन कार्बन 6 6 6, ठीक है। 3 आइसोटोप्स हैं इसके भी, Z सेम है एंड A12 A13 A14, यहाँ पे भी मास नंबर अलग है, तो ये क्या हो गए 3 आइसोटोप्स हो गए। क्लोरीन का भी सिमिलर है 17 17 एंड ऊपर क्या है 35 एंड 37। लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको आएगा तो आप पहचान ही लोगे क्योंकि इतनी बार करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। सेम Z बट डिफरेंट A। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आइसोटोप से। आइसोबार्स में क्या होगा, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका A सेम होगा बट उनका Z अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। H, अब यहाँ पे एलिमेंट को अलग होना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट को अलग होना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, ये दोनों क्या है आइसोबार्स हैं। यहाँ पे देखो 3 3 A सेम है, मतलब मास नंबर सेम है, बट यहाँ क्या है 1 एंड यहाँ पे 2 है। डिफरेंट Z, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स अलग होंगे तो Z तो अलग हो गई, क्योंकि Z ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो 14 एंड 14 दोनों के मास नंबर सेम है, बट यहाँ पे 6 एंड 7 दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल। Isobars are the elements which have same mass number and different atomic number. Let's move on to the next one. Next है हमारे पास isotones. Isotones atoms with the same number of neutrons but different Z and A. अब इसमें ना तो Z सेम होता है ना A सेम होता है, क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So those elements जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे बट Z and A अलग होंगे, वो क्या होते हैं हमारे आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेमोरी ट्रिक पिछले वाले में भी थी, क्या है आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन्स, टोन में N है ना, तो मतलब न्यूट्रॉन सेम है, इसको याद कर सकते हैं। प्रीवियस वाले में भी आइसोबार BAR, A क्या है यहाँ पे, A स्टैंड करेगा मास नंबर के लिए, सेम मास नंबर है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, देख लेना एक बार एग्जांपल्स, कार्बन नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे टेबल में तीनों के तीनों लिखे हुए हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। रिवाइज करते हैं। आइसोटोप्स में Z सेम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं एंड A एंड N मतलब मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स में A सेम होता है, मतलब मास नंबर सेम होता है। एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको हम आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं एंड ZNA मतलब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अलग होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये तो हम कर ही चुके हैं, डन। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इनकी डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, तो अच्छे से लर्न करना है। इनके एग्जांपल्स भी याद रखना क्योंकि एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं 2 मार्कर में अगर क्वेश्चन आ गया तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को स्टडी कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब न्यूक्लियस का साइज क्या होता है ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। तो क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R0a⁴ R यहाँ पे है न्यूक्लियर रेडियस, जो हमें फाइंड आउट करना होता है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। R0 कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड रहता है हर एलिमेंट के लिए, विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 एंड 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं हम, फर्मी कहते हैं, ठीक है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ए है हमारा मास नंबर। तो अगर आपको जैसे कोई भी सिंबल दिया है x, वो कैसे कैसे लिखा होगा, Z
ए। यहाँ पे ए को यूज करेंगे, ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, आर नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे एंड आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अभी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे पहले है न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम मतलब न्यूक्लियस का साइज तो हमने निकाल लिया, अब न्यूक्लियस की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है। वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फेयर टाइप ही है, तो स्फेयर की वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो आर क्यूब है ना, तो इसका क्यूब करते हैं, तो आर नॉट का क्यूब हो जाएगा एंड ए की पावर 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आर नॉट क्यूब एंड ए। तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये याद रखना की ऑब्जर्वेशन की जो वॉल्यूम होती है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि वॉल्यूम का प्रोपोर्शनैलिटी ए की कितनी पावर पे होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए टू द पावर 1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी। तो अभी हमने साइज पढ़ा और वॉल्यूम पढ़ा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी होती है रो, इसका सिंबल रो होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी जो पिछला वाला टॉपिक था न्यूक्लियर वॉल्यूम, वहां से वॉल्यूम उठाएंगे एंड यहाँ पे पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ए एम क्या है, स्मॉल एम है एवरेज मास। ठीक है, एवरेज मास और कैपिटल ए है मास नंबर, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा न्यूक्लियस का। डन, तो एम। और अब क्या करेंगे, ये 3 को रेड से कर देती हूँ मैं को, ये देखो ये 3 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसको देख लो एक बार। यहाँ पे m लिखा है एवरेज मास, कितना होता है न्यूक्लियन का, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे यह है दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, उसके मास नंबर पे ही डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए क्या होती है, सेम होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नंबर नहीं आ रहा, स्मॉल एम है और आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू फिक्स है, स्मॉल एम क्या है, हमारा एवरेज मास है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स है, तो फिर सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, चाहे उसका कितना भी मास नंबर हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सबके लिए फिक्स होगी। This extremely high density means nuclear matter is incredibly compressed compared to ordinary matter. देखो ये न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसका मतलब कि बहुत छोटे से पैकेट में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उसको बहुत हाईली क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, इसीलिए न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर डेंसिटीज ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10 टू द पावर 3। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट दिया है एल्यूमिनियम, उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे उसका ए जेड सब कुछ मेंशन है, तो बस रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एलिमेंट की नोटेशन कैसे होती है, यहाँ पे उसका जेड होता है एंड यहाँ पे ए, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ए कितना है 27 एंड आर नॉट हमें पता है कितना होता है 1.2 फर्मी। तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। r फर्मी को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा रेडियस आएगा ये भी फर्मी में ही आएगा। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 1.2 27 टू द पावर 1/3। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 1.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.6 फर्मी। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं इस पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
तो नेक्स्ट भी हमारा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स रखे हैं सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कैलकुलेट या फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ पीओ एंड एल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो एलिमेंट्स दिए हैं पोलोनियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें हमें ना दोनों के रेडियाई का रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब R1 एंड R2। तो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। रेशियो निकालना है तो पहले ही आप उसको रेशियो की फॉर्म में लिख लो, इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो R0 A1 फर्स्ट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। R0 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, वो R0 ही रहेगा। A2 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो गया, A1 अपॉन A2 टू द पावर 1/3। अब A1 क्या है, यहाँ पे देखो, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो हमारा A1 क्या है, 216 अपॉन 27 टू द पावर 1/3। आप इसको काटोगे तो 27 8 जा 216 होता है, तो ये कितना आ गया, 8 टू द पावर 1/3। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2R1/R2। यहाँ 2/1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ये 2 है। बहुत इजी सा था ये भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वी हैव मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये मास डिफेक्ट क्या होता है, देखो डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, तो मास डिफेक्ट मतलब मास की कमी हो जाना। अब ये मास की कमी मतलब, मानो कि ये न्यूक्लियस है हमारा, उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है ना, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये अगर हमारे प्रोटॉन्स है एंड ये न्यूट्रॉन्स है, दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन, तो इनका कुछ मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का भी कुछ मास होगा, कैपिटल M, है ना। एक तो पूरा मास हो गया और एक उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका मास हो गया। तो बस मास डिफेक्ट यही होता है क्या, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जिसका मास M है, प्लस इसके अंदर अगर हम ये डाल दें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, है ना, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, तो और इनका मास कैलकुलेट करें मतलब प्लस करके। ठीक है, तो क्या ये मास जो पूरे के पूरे न्यूक्लियॉन्स का मास है और इन दोनों को प्लस करके जितना मास आएगा उसको क्या वो सेम होगा, नहीं। तो उसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अब अगर यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इसको Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे प्रोटॉन्स का मास निकल जाए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए इसको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकल जाए। तभी तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास बनेगा। ठीक है, तो मास डिफेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डेल्टा M से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ZMP, पहले हम इसके कंपोनेंट्स का मास लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस जो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास था। ठीक है, कैसे करेंगे, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, MP मतलब एक मास का प्रोटॉन, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उन सबका मास बन गया, प्लस अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमें पता नहीं होता है उसके नोटेशन से, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी हमारा सिंबल है x, यहाँ दिस इज x, z है यहाँ पे a है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, a माइनस जेड। तो वही यहाँ पे लिखा है a माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक न्यूट्रॉन का मास mn। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास, m ऑफ न्यूक्लियस जो भी है ना, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। और ये मास डिफेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनका जब सम करते हैं वो हमेशा ग्रेटर आता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, इसलिए मास डिफेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट की कहानी थी, ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी करेंगे आगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, देखो, या तो एक न्यूक्लियस में से उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को निकाल दो, या फिर एक न्यूक्लियस में से, खाली न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को डाल दो। तो जितनी एनर्जी एक न्यूक्लियस में से सारे उसके न्यूक्लियॉन्स को निकालने में लगती है, उसी को ही हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को डालने के लिए, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस, या तो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से सेपरेट करना हो, या फिर और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, या तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स आते हैं, वो एनर्जी जब रिलीज होती है उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, जो भी हमने करा था, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखनी है तो उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एम को, तब यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं लिखते हैं हम। डन, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले, व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं ताकि न्यूक्लियस बन जाए, तो इस केस में क्या चीजें होती हैं, मास डिक्रीजेस बाय डेल्टा एम, मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, मास डिक्रीज होता है डेल्टा एम से। दिस मिसिंग मास कन्वर्ट्स टू बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मास कहीं जाना भी तो चाहिए, तो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस से क्या होता है, जो ये डिफेक्ट होता है, डिफेक्टेड मास, जो कि मिसिंग मास है, ये सारा का सारा मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, अब सिस्टम क्या होता है, और ज्यादा स्टेबल हो जाता है जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंटरप्रिटेशंस है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व मतलब जब हम बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी बीई, उसको मास नंबर होता है ए, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलता है पेपर में, बस इसकी ऑब्जर्वेशंस जो होती है ना, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ का बस आइडिया होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लाइट न्यूक्लियाई किस तरफ है, हेवी न्यूक्लियाई किस तरफ है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम, ये जो ग्राफ है यहाँ पे है, ठीक है, आयरन Fe, और इसका ए कितना है 56, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ये जो होता है ना आयरन, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस मतलब होता है कि वो रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो खुश है, जैसा भी है वो खुश है। ठीक है, ना उसको फ्यूजन करना है ना उसको फिजन करना है। तो आयरन क्या है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है हमारा। इसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, मैक्सिमम एट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी 8.5 नहीं 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, नाइदर फिजन नॉर फ्यूजन, ना तो ये फिजन में पार्टिसिपेट करता है ना ही ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट न्यूक्लियाई रीजन। देखो, जिनका मास नंबर कम होता है, यहाँ पे इस रीजन को हम बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड इस रीजन को हम बोलते हैं हेवी न्यूक्लियाई, मतलब इनका मास नंबर क्या है, ज्यादा है। अब जिनका मास नंबर कम है वो क्या करते हैं, वो फ्यूजन करते हैं, वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। हेवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट आयरन मोस्ट स्टेबल है, ना तो वो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है ना ही वो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक,
सी लाइट न्यूक्लियाई ए लेस देन 30, यहाँ पे जो ए होगा जिनका मास नंबर 30 से कम है वो क्या है, लाइट न्यूक्लियाई है। एंड हेवी न्यूक्लियाई जिनका ए 170 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है, 170 से ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होती है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फ्यूजन एनर्जी रिलीज करते हैं, ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। हेवी न्यूक्लियाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी धीरे 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 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती रहती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन पे मैक्सिमम आई, अब क्या हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डन। नेक्स्ट फिजन, ये फिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसी को ही हम फिजन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिलती हैं उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, इसको अच्छे से मतलब याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्फा डीके बीटा डीके पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।